Hello everyone, we are the batch of Outliers 2025. So Outliers के रिटन टेस्ट 1 के पेपर्स हमने चेक कर लिए हैं। तो आज हम आपकी पेपर एनालिसिस और हमारी थोड़ी लर्निंग्स आपको बताने आए हैं। जिनकी सिलेक्शन हो गई है उनके लिए एक अच्छी लर्निंग है, और अगर आप सिलेक्ट नहीं भी हुए हैं तो फिर भी ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। एक अच्छी एनालिसिस आपको मिल जाएंगी जिससे नेक्स्ट फेजेस में आप अपना 100% वापस दे सकें। कुछ स्टूडेंट्स ने इतने अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया है कि द सिंसियरिटी, द एफर्ट, दैट वाज रियली कमेंडेबल। जैसे आपने चीज़ों को प्रेजेंट किया है, जैसे अपनी अप्रोच हम तक पहुंचाई है, वो काबिल तारीफ है। भले ही आप फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचे, आप कई जगह अटके भी हो, बट आपने लास्ट मिनट तक पेपर में फाइट की है, एंड फॉर दैट वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत केयरलेस बिहेवियर दिखाया है। जब आप अपने पेपर्स गूगल ड्राइव वाया भेजते हो, तो एडिटिंग एक्सेस सही से सेट कर देना। कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स की लिंक अपलोड करनी थी तो उन्होंने किसी और ही ऐप की लिंक अपलोड कर दी। कई लोगों ने अपने आंसर्स लिखे तो बहुत अच्छे से है, लेकिन अपलोड करते हुए लिंक गलत डाल दिया या फाइल ही गलत अटैच हो गई है। बहुत सारी आंसर शीट्स बहुत पुअरली स्कैन्ड थी, या बस फोटोज भेज दिए हैं जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। तो प्लीज़ सिर्फ पीडीएफ में ही सबमिट करिए, इससे क्लियर दिखेगा और सबके लिए समझना इजी हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि फ्यूचर में जब भी आप पेपर सबमिट करें तो ये सब पॉइंट ध्यान से कवर करें। और हाँ, ये पूरी प्रोसेस आपकी मेहनत और कोशिश के बारे में है। आपका एफर्ट, आपकी कोशिश बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। हम यहाँ ये नहीं देखने आए कि आप टॉपर हो या आपको सभी चीज़ें आती हो, लेकिन जो कुछ पता है उसे अच्छे से हम तक पहुँचाइए तो। हम ये नहीं कह रहे कि हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट एटलीस्ट प्रॉपर स्पेसिंग और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए वेर एवर नेसेसरी। कुछ लोगों ने आंसर्स डायरेक्टली लिख दिए हैं विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। उन्हें तो हम नहीं ले रहे होंगे, बट अगर आपको कोई सवाल नहीं भी समझे या कैसे शुरू करें कुछ समझ नहीं रहा है, तो आप बस अपनी थॉट प्रोसेस या अप्रोच लिख दीजिए। इससे हमें आपका सोचने का तरीका पता चल जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि हम तुम्हें जज करने नहीं आए हैं, बल्कि साथ देने और मदद करने आए हैं। जब मैं आपकी जगह थी ना, तो मुझे भी ये सेम डाउट्स आते थे कि अरे ये तो ऑनलाइन है, ये कैसे होगा, अगर मुझसे नहीं हुआ तो। ऐसे काफ़ी थॉट्स हमेशा आते थे। एंड सच बोलूँ तो मेरी ये 2 साल की जर्नी का सबसे प्यारा हिस्सा था। हमारे सीनियर्स ने हमसे ये कहा था कि एफर्ट ही जर्नी है और जर्नी ही एफर्ट। इस बात को हमेशा याद रखना। इसमें मुझे एक पॉइंट ऐड करना था। जब हम सब लोग कॉपी चेकिंग कर रहे थे, तो बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा एंड बहुत ने बहुत ट्राई किया अच्छा परफॉर्म करने की। दैट आर वैल्यूएबल फॉर अस। बट उसी जगह कुछ बच्चों ने ऐसा भी करा कि उन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किया आंसर्स को। एक आउटलायर हमेशा खुद से ऑनेस्ट रहता है। अगर आप अपनी स्टार्टिंग ही डिसऑनेस्ट बिहेवियर से स्टार्ट करेंगे तो फिर कैसे होगा। और देखिए, हम लोग आपको आपके एफर्ट्स के बेसिस पर इस प्रोसेस में सेलेक्ट कर रहे हैं, ना कि आपके परफेक्ट स्कोर के बेसिस पर। सो अगर आपको थोड़ा बहुत ही आता है तो आप उसको ही इवेल्युएट करके लिखिए, अपना अप्रोच बताइए, ना कि आप ऑनलाइन वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करिए। बिकॉज एट द एंड आप अगर कॉपी करेंगे एंड चैट जीपीटी का भी यूज करेंगे तो हम लोग उस चीज से आपको कैच कर लेंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट आपकी अकाउंटेबिलिटी का है। ये बिकॉज़ टेलीग्राम इज़ द ओनली मीडियम थ्रू जिससे हम लोग आपसे कम्युनिकेट करेंगे। तो इसकी आईडी क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी है एंड ये आपको डन रखना है। जब भी आप शेयर करेंगे हमारे साथ, तो ये आपके पास ऑलरेडी पहले से डन होना चाहिए। ये सिर्फ जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट टुवर्ड्स द प्रोसेस दिखाता है। ऐसे ही सारी छोटी-छोटी चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रख के अकाउंटेबल खुद को रख के कंप्लीट करना है। हाँ जी। तो अभी बेसिकली हम पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, जो हम सब ने विद आवर एक्सपीरियंस या फिर ओडीएम जो आउटलायर्स डेली मीटिंग्स होती हैं, या फिर हमारे सीनियर से एक्सपीरियंस,
हमारे खुद के एक्सपीरियंस जो डिफरेंट सिचुएशन से बिल्ड हुए हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो पहले आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी तो मेंटली एक फ्रेमवर्क बना लीजिए कि पर सब्जेक्ट कितना टाइम दे रहे हैं, एंड उस सब्जेक्ट में जब आप आ रहे हैं तो फिर हर बार सिर्फ इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि सारे क्वेश्चंस 4 मार्क्स के ही हैं। तो आप चाहे इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, वो मैटर नहीं करता। आपको जितना टाइम मिला है, आपको उतने टाइम में आपके एफर्ट दिखाने हैं, आपको अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना है। तो हम इजी क्वेश्चंस के साथ पहले चल रहे होंगे, उसके बाद स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के साथ चल रहे होंगे, एंड फिर एंड में अगर टाइम बचे तो हार्ड टॉपिक्स पे चले जाइए। जब ऐसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की बात करें तो एक और पॉइंट आता है, और वो है ईगो सॉल्विंग का। अभी ईगो सॉल्विंग क्या होता है? ईगो सॉल्विंग वो है, तो जैसे एक सिचुएशन ले लेते हैं, मैंने अपना फेवरेट टॉपिक उठाया है और मुझे एक क्वेश्चन देखा है, तो अभी मुझे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है कि ये तो आसानी से बन जाएगा, ये तो प्रॉब्लम नहीं है, और फिर मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। फिर रियलाइज होता है कि यार ये तो बन ही नहीं रहा। अभी डिलेमा हो जाता है कि अभी छोड़ेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा सारा। तो इस सिचुएशन में आपको तभी छोड़ देना है, एंड स्पेस छोड़ दीजिए बाद में अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा है सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के ही हैं। तो आपको अपने पेपर में वो 3 आवर्स बहुत वैल्यूएबल हैं, तो आपको उसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना है। जी, और इसमें आपको ध्यान देना है कि जैसे ईगो सॉल्विंग की वजह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो जाए, और कई बार ऐसे होता है कि हम अननेसेसरी या फिर रैंडमली सॉल्विंग करने लग जाते हैं। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप राउंड वाइज सॉल्विंग मेथड ट्राई कर सकते हैं। इसमें जैसा कि आर्यन ने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया कि पहले आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के क्वेश्चन या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप सिलेक्ट कीजिए पेपर में से जो आपको इजी लग रहे हैं, तो पहले आप उनको अटेम्प्ट कीजिए। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि हमें जैसे लगता है कि हाँ ये क्लिक हो रहे हैं, बट हमें बाद में लगता है कि शायद इनमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को आप तब के लिए आप छोड़ दीजिए, आप उसको बाद में कर देना। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो हमें लगता है कि फर्स्ट रीड में ही हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि अब इसमें हम कैसे ही शुरू करें, तो उसको आप बिल्कुल लास्ट के लिए रख सकते हैं। तो ये वाला मेथड जो है आप इसको सब्जेक्ट वाइज भी ट्राई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम काफी आप एफिशिएंटली अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे पेपर में। और इसी में हम ये भी चीज ऐड कर सकते हैं कि रैंडमली क्वेश्चन सिलेक्शन आप मतलब बिल्कुल अवॉइड कीजिए इसको, क्योंकि आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है पेपर में और आपको अपना बेस्ट आउटपुट देना है उसमें। तो जैसे इस बार भी हमने देखा कि काफी स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री में काफी डिटेल में अटेम्प्ट किया था, तो जो कि अच्छी बात है। बट उसकी वजह से ऐसा हुआ कि उनका फिजिक्स और मैथ्स का पोर्शन या तो पूरा ही छूट गया या फिर वो अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो आपको मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करना है, बट एट द सेम टाइम आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप टाइम मैनेजमेंट पर अच्छे से फोकस कर पाए। जी, तो अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि आपका माइंडसेट क्या रहना चाहिए पेपर को लेकर। सबसे पहली चीज तो ये कि जो सॉल्यूशंस आप हमें भेजेंगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे आपकी पर्सनालिटी, आपके एटीट्यूड को। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने अप्रोचेस, अपने लॉजिक्स और अपने कंसेप्ट ठीक तरीके से पेन डाउन करें, जिससे कि हमें एक फेयर आइडिया लग सके कि आपकी फाइटिंग स्पिरिट कैसी है और आप कितने सीरियस है अपने एफर्ट्स को लेकर। दूसरी चीज, पेपर में कई तरह के ट्रैप्स होंगे, जैसे कि टफ क्वेश्चंस जिसके बारे में आर्यन अभी बात कर रहे थे, उन्हें हम बेशक एंड में ही सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि स्टार्ट हमेशा उन चीजों से ले रहे होंगे जो डुएबल है, जो इजी है, जिससे कि हमारा मोमेंटम बिल्ड हो सके और हम धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सके। साथ में ही हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो रहे हैं, फोकस्ड रह रहे हैं, और साथ ही साथ ये ध्यान रख रहे हैं कि कोई नोशन लेकर नहीं चल रहे अपने माइंड में कि अगर लंबा क्वेश्चन है तो वो टफ ही होगा, या फिर अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया तो उसे देख के डर जाए, या फिर ज्यादा ही इजी पेपर आने पर केयरलेस होकर सिली मिस्टेक्स करना। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग जोन के अंदर रहें। जोन में रहने का मतलब ये होता है कि हमें अपना कंपोजर मेंटेन करना है। होता क्या है कि जब भी हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन पे हो। ऐसा ना हो कि हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और पता चले कि दिमाग में चल रहा है कि फिजिक्स का वो सेक्शन बच गया, या मैंने केमिस्ट्री में बहुत कम क्वेश्चन किए हैं, या ये पेपर काफी टफ है। ये सब बिल्कुल नहीं दिमाग में चलना चाहिए।
जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही थॉट्स आपके दिमाग में आने चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको रहना प्रेजेंट में ही है। ये नहीं होना चाहिए कि आपको पास्ट का रिग्रेट्स आ रहा है बीच में कि अरे यार काश मैंने पढ़ लिया होता, या आपको लाइक अपने ऊपर डाउट हो रहा है। आपको अपने ऊपर डाउट बिल्कुल नहीं करना है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने साथ सेल्फ टॉक करें। सेल्फ टॉक से आपको अपने खुद को, अपने आप को मोटिवेट करना है। एग्जाम के बीच में जब भी आपको लगे कि नहीं यार थोड़ा कॉन्फिडेंस गिर रहा है, या फिर थोड़े नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस केस में 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, 1 मिनट का, या फिर इनफैक्ट 30 सेकंड का भी ब्रेक लीजिए। आराम से थोड़ा पानी पीजिए, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को समझाइए कि आपने बहुत मेहनत की है। आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये कोई आसान कोई चीज़ नहीं था। आपने बहुत मेहनत की है वहाँ तक पहुंचने में, और अपने मेहनत पे विश्वास रखिए। आप ये बात मानिए और इस बात को समझिए कि ये एग्ज़ाम कोई कोचिंग या कोई टेस्ट नहीं है, जहाँ पे आपके मार्क्स के बेसिस पे या फिर आपके रैंक के बेसिस पे आपको यहाँ पे जज किया जाएगा, कि आपके पेरेंट्स जज करेंगे, आपके फ्रेंड्स जज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एफर्ट्स। इनफैक्ट स्कोर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एफर्ट्स। आपके एफर्ट्स यहाँ देखे जाएंगे कि आपने कितना एफर्ट डाला, आपकी फाइटिंग स्पिरिट कैसी थी थ्रू आउट द पेपर, और वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने कंपोजर को बनाने के लिए आप बीच बीच में छोटे छोटे से ब्रेक्स लीजिए जब भी आपको नेसेसरी हो, और अपने आप से बातें करते रहिए ताकि आप पॉजिटिव फील करते रहें। माइंडसेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट जो आपके पास होना चाहिए, वो है द नथिंग टू लूज एटीट्यूड। जी राहुल, तो ये पॉइंट ना कभी सुना जरूर होता है कि एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट आज हम लोग नथिंग टू लेस एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे होंगे, जो कि हमारी जर्नी में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। जी वैभव, तो जैसा कि दोस्त के लाइन्स हैं कि देयर इज नथिंग लाइक लूजिंग, आइदर यू विन और लर्न फ्रॉम इट। तो इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन यही होता है कि हमें किसी भी टास्क को करते समय यह नहीं सोचना है कि यह मुझसे होगा नहीं या मुझे आता नहीं है। हमें अपना पूरा बेस्ट देना है और उसे एंड तक करने की कोशिश करनी है। अब वो सक्सेसफुली होगा या नहीं होगा यह हमें नहीं पता होता है। और इस प्रैक्टिस को भी हम पेपर सॉल्व करते समय अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई हार्ड क्वेश्चन दिखा तो उसे आप एटलीस्ट पेपर के लास्ट में अटेम्प्ट जरूर करें, उसमें थोड़ा फाइट करें, ताकि अगर वो क्वेश्चन थोड़ा इजी भी होगा तो वो आपको बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसे पूरी तरह से छोड़ ही देंगे तो उसका कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो सॉल्व हो पाएगा। और हमने जो कॉपीज चेक किए थे उसमें भी हमने ये ऑब्जर्व किया कि काफी सारे क्वेश्चंस को बिना फाइट किए, बिना अटेम्प्ट किए ही छोड़ दिया गया है। तो ऐसा तो हमें बिल्कुल ही नहीं करना है। जी, तो जब मैंने अपने आउटलायर्स का फर्स्ट टेस्ट दिया था, तो मेरे साथ ये हुआ था ना कि जो मेरा वीक सब्जेक्ट है मैथ्स, उसमें ना मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, जबकि क्वेश्चंस काफी डुएबल थे। पर जब मैंने रिट्राई किया था टेस्ट के बाद, तो मेरे काफी क्वेश्चन सॉल्व भी हो चुके थे। बट पेपर में क्या हुआ कि मेरा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया था, क्योंकि ऐसा हुआ था ना कि मेरे माइंड में जो क्वालिफाई नहीं होने का डर था, उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो गया था, और इसी प्रेशर से आपको बचना है एंड टेस्ट में अपने 100% दे के आना है, बिना रिजल्ट के परवाह किए। जी धीरज, ऐसा भी होता है ना कई बार कि जब हम लोग मॉक्स देते हैं एंड हमारे कंटिन्यूसली हमारे मार्क्स बढ़ते हुए नहीं दिखते हमें आफ्टर पुटिंग सो मेनी एफर्ट्स, देन वी फील डिसहार्टेड एंड फिर हमें लगता है कि हमें अपने नेक्स्ट मॉक को स्किप कर देना चाहिए। बट जैसे ही हम लोग ये सोचते हैं ना कि स्किप करने वाला जो पॉइंट है, जब भी हमारा वो हमें नहीं सोचना होता, क्योंकि अगर हम अपने मॉक को स्किप कर देंगे नेक्स्ट को, तो जो हमारी इंप्रूवमेंट है, जो हमारी लर्निंग्स है, उसका स्कोप तो एकदम खत्म ही हो जाएगा। आप अपने एंड से उसको एकदम हटा देंगे कि अब मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा नेक्स्ट मॉक के अंदर, तो वो हमें नहीं करना है। इसलिए जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट राउंड में शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए हैं, उनको बुरा फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो बस कोशिश करते रहे एंड उनको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। जी, एंड हाँ, आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप बार बार फेल होंगे, लेकिन आपको फिर भी फाइट करते रहना है जब तक एंड रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि ये डिफिकल्ट पाथ तो बना ही टफ लोगों के लिए होता है। एंड जैसे अगर आपका गोल जेई है, तो जब तक एग्जाम नहीं होता आप लड़ते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। क्योंकि हमारे पास अभी हारने के लिए कुछ नहीं है, पर बस है तो जीतने के लिए एक्सपीरियंस। एंड हाँ, इवन इफ आप आउटलायर्स की फेज 1 या फिर रिटन टेस्ट 1 में क्वालिफाई नहीं हुए हो,
तो आप सेकंड रिटर्न टेस्ट के लिए अप्लाई ट्राई करो एंड वहां पे अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। ये सब साइड में रख के आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू हमेशा चालू रखिए। जी, और मैं एक फाइनल चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि एक आउटलायर का आखिर मीनिंग क्या होता है? एक आउटलायर वो इंसान होता है जो अपने आप से हमेशा ट्रू रहता है, हमेशा ऑनेस्ट रहता है। वो कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोलता है। वो हमेशा अपने पाथ पर क्लियर होकर चलते रहता है। और इसलिए जो डिफाइन हुआ, ये वही हुआ कि आउटलायर्स फर्स्ट एंड की ट्रिक इज टू बी ट्रू टू देमसेल्व्स। जी, इसी के साथ हम लोग आउटलायर्स रिटर्न टेस्ट 1 के जो रिजल्ट्स हैं वो बीइंग आईटीएन एंड आउटलायर एग्जाम चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर डाल रहे होंगे, तो आप सभी लोग वहां पे जाके चेक कर सकते हैं।